नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। मुकेश भाई की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। आइए मिलकर देखते हैं कैसे रहे उनके रिजल्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हर रिजल्ट के अंदर 4 कॉलम होते हैं। यहाँ पे भी 4 कॉलम है। ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, ये पिछला क्वार्टर, ये पिछले साल का सेम क्वार्टर और ये पिछले साल भर की फिगर है। बात करेंगे उनकी इनकम की। सबसे पहले तो कोरोना की इंपैक्ट जैसे सारे बिजनेसेस को हर्ट किया है, तो यहाँ पे इनको भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आई है। पिछले क्वार्टर में उनकी इनकम थी 1,43,416 करोड़, वो घट के 95,626 की हो गई है। तो ये 5 और 48,000 के आसपास की इनकी इनकम में काफी अच्छी खासी जो है वो गिरावट आई है। उनका टेलीकॉम का जो बिजनेस है उसमें तो ऑलमोस्ट सेम ही चला होगा, क्योंकि टेलीकॉम बिजनेस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। हालांकि जो उनका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है जिसके अंदर एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होता है, तो उस पर इंपैक्ट आई है। और आपका जो रिटेल बिजनेस है, वो रिटेल बिजनेस भी बुरी तरह से इंपैक्टेड रहा है। यही कारण रहा कि उनके जो है इनकम है वो कम हुई है। अगर हम उनके एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो वहां पे भी काम हुआ है, एक गिरावट देखने को मिली है। तो ये 1,29,000 से घट के वो 87,000 के आसपास आ गए हैं। यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट बिफोर शेयर जो रहा, ये प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है, एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के से पहले का जो प्रॉफिट है, वो घट के 8,542 करोड़ पे आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 13,490 करोड़ था। और ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 14,366 था। तो यहां तक के इनका फिगर है, तो पिछले क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर वाले क्वार्टर से भी दोनों से खराबी नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने एक दिखाया है, रिफर नोट 3 है, जो हम आगे के स्लाइड में दिखाएंगे। लेकिन ये उनको सडनली एक सपोर्ट मिला है 4,966 करोड़ का। और ये सपोर्ट है उनका, जो उन्होंने एक स्टेक बेचा है, रिलायंस का जो पेट्रोलियम डिवीजन है, बीपी को बेचा है, उसके चलते उनको टैक्स के बाद ये इनकम मिली है। यही कारण है कि वो इनकम ऐड होने के बाद उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सीधा जंप करके 13,508 करोड़ पे चला गया है, जो पिछले क्वार्टर में 9,223 था और पिछले साल वाले क्वार्टर में 14,366 था। तो यही कारण रहा कि फिर इसके चलते जो उसका प्रॉफिट टैक्स के बाद वो 13,248 करोड़ रहा और 6,546 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। अगर हम बात करते हैं उसके अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट आई, तो वो उन्होंने दो ईपीएस इस पर दिखाया है, एक एक्सेप्शनल आइटम के साथ और एक उसके बगैर। और एक्चुअली ये दिखाना सही भी है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से उनका जो ईपीएस है वो अनफेयरली शूट हो गया है और 20 पे चला गया है। तो अगर वो पकड़ते हैं तो 20 के साथ होता है, लेकिन एक्चुअली पकड़ना नहीं चाहिए। तो उसके बगैर अगर हम देखते हैं तो 12.92 का उनका ईपीएस रहा है एक्सेप्शनल आइटम के बगैर, जो पिछले क्वार्टर में 16.63 था और ऑलमोस्ट 16.94 था लास्ट ईयर के क्वार्टर के अंदर। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके ईपीएस में जो है वो गिरावट आई है। ये स्टेक बेच के जो अर्निंग आई है उसको हम बिजनेस में आइडली नहीं कंसिडर कर सकते। तो हो सकता है कि इसके चलते उनके प्राइस में एक करेक्शन देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब ये है वो डिटेल जो एक्सेप्शनल आइटम की जिसकी हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे। तो इन्होंने जो बीपी ने 49% इक्विटी जो है वो खरीदी है, जो उनका पेट्रोलियम का जो रिटेल का बिजनेस है उसमें, जिससे उनको 7,629 करोड़ मिले थे रिलायंस को। और टैक्स 1,508 करोड़ का उन्होंने भरा, उसके बाद 4,966 करोड़ बचा। और ये 4,966 करोड़ को उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर दिखाया, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था। अब बात करते हैं उनके टोटल इनकम की। तो यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 16 से लेके 20 तक 4 साल के अंदर उनकी इनकम डबल से भी ज्यादा हो गई है। 2,86,000 करोड़ पे थी, ये जंप करके 6,10,000 पे चली गई सिर्फ 4 साल के अंदर। हालांकि प्रॉफिट में उतना जंप नहीं हुआ है। ये अगर डबल हुई है तो प्रॉफिट भी होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट डबल नहीं हुआ है। ये 29,000 का है तो वो डबल होता है 58,000 के आसपास, लेकिन वो 58,000 नहीं रहा, वो खाली 39,000 ही रहा। तो प्रॉफिट में जो है उनका वो उतना जंप नहीं आया है। तो जैसा टेलीकॉम बिजनेस में वो काफी थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं, वो उन्होंने बेस बनाने का ही काम किया है। तो प्रोबेबली अभी आने वाले टाइम के अंदर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसमें बढ़ सकती है। ये है वो जियो का स्टेक जो उन्होंने बेचा है। अभी रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है। हमने देखा था कि पिछले दो तीन महीने में वो रोज लगातार न्यूज आ रही है कि आज इसने स्टेक खरीदा, आज उसने स्टेक खरीदा। तो ये सारे जो जिन जिन लोगों ने स्टेक खरीदा उसकी लिस्ट है। फेसबुक ने 9.99% का स्टेक लिया है, जैसा आपको पता ही है, सबसे मेजर स्टेक होल्डर हो गया अभी जियो के अंदर। 7.73% जो है वो गूगल ने अभी लिया, जो अभी लास्ट की सबसे लास्ट परचेज यही था।
बाकी ये सब ने 232, बाकी बहुत सारे हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये सारे जो है वो यूएस के ही है, आप देख रहे हो ये सारे के सारे यूएस के हैं। और बाकी के जो कुछ जो कंपनी है उन्होंने भी शेयर है। तो ये सब पकड़ के करीब जियो के अंदर 33% के आसपास का स्टेक जो है वो रिलायंस ऑलरेडी बेच चुका है। और उससे जो पैसा आया वो पैसा देके जो रिलायंस के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा था, तो उन्होंने कहा था कि वो अभी जो मार्च से पहले वो हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, डेट फ्री हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल करते हुए आज की डेट में वो जो नेट डेट फ्री हो गए, थोड़ा बहुत डेट तो रहता है लेकिन जो नेट डेट फ्री वो हो गए हैं। इनके और भी न्यू होराइजन क्या है जैसा दिखा रहे थे, तो भाई वो ऑलरेडी जैसा हमने बताया वो काफ़ी सारा फंड आया है जियो की तरफ, जियो के अंदर गूगल का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है गूगल की तरफ से भी। सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्री की डील जो है वो डिलेड तो है, बट वो होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन वो थोड़ी सी डिलेड है। अब रिलायंस जो है वो उनके रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी बिजनेस के अंदर पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढ रहा है और वो उसके थ्रू अपने बिजनेस को और एक्सपांड करेगा। रिलायंस ग्रुप जो प्लानिंग टू बिग फोर इनटू क्लीन एनर्जी, तो क्लीन एनर्जी की तरफ उनका लक्ष्य है और कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी वो 15 साल में, ऐसा उन्होंने कहा है। रिलायंस इंडस्ट्री आज ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रही है, जो उनका अल्टीमेट विजन भी है। तो यहाँ पे दिखाया है कि वो कौन कौन से मोर्चे पे किस किस के सामने लड़ रहा है। हम शुरुआत यहीं से करते हैं, ई कॉमर्स ले लीजिए आप। तो ई कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए अभी जियो मार्ट उन्होंने चालू कर दिया है। जो रिटेल बिजनेस है उनका एक्चुअली, तो रिटेल बिजनेस में ये ओएनजीसी नहीं है, वो एचपीसीएल रहना चाहिए। ओएनजीसी अपस्ट्रीम बिजनेस में है। तो जो जो आपका जो अपस्ट्रीम मतलब जो खुदाई का बिजनेस है वो अपस्ट्रीम है, और जो रिटेल का बिजनेस है वो डाउनस्ट्रीम है। तो डाउनस्ट्रीम में एचपीसीएल है जो अब ओएनजीसी ग्रुप का ही हिस्सा है। तो एचपीसीएल और इंडियन ऑयल को टक्कर देने के लिए इनके पास रिलायंस के पेट्रोल पंप है। भाई ये जो मीडिया में उनके पास नेटवर्क 18 है, तो ये स्टार और जी को कंपटीशन दे रहा है। ये प्रैक्टो और मेडलाइफ को जो हेल्थ केयर में काम कर रही है, तो उनके लिए अभी जियो हेल्थ केयर हब करके लाए हैं। बाईजूस का और बाकी जो अभी वेदांतु का ऑनलाइन एजुकेशन का चल रहा है, तो उसको टक्कर देने के लिए उनके पास एम्बाइब करके वो अपना लेके आ रहे हैं। जो वॉलेट्स है पेटीएम और गूगल पे, तो उसको टक्कर देने के लिए उनके पास जियो मनी है। अभी आजकल आपने देखा होगा बच्चों का स्कूल का और कंपनी में जो मीट वगैरह जो गूगल मीट से और जूम से चल रही है, तो उसको टक्कर देने के लिए वो जियो मीट लेके आए हैं। और ये टेलीकॉम में तो उन्होंने बाकी सबकी बजा के रखी है, जैसा आपको पता ही है, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को टक्कर देने के लिए जियो तो है ही है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग में वो गाना वगैरह के सामने वो जियो सावन लेके आए हैं। बिग बाजार और डीमार्ट जो रिटेल में है, तो उसके सामने उनका रिलायंस स्मार्ट रिटेल बिजनेस तो है ही है। क्रोमा वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रिटेल है उसमें उनका रिलायंस डिजिटल है। तो ये हर मोर्चे पे लड़ रहा है। इनफैक्ट अभी इसमें डीटीएच नहीं है, तो डीटीएच में जैसे टाटा स्काई है, डिश टीवी है, तो उसको देने के लिए भी उनका बिजनेस आ रहा है। तो कल को वो डी2एच बिजनेस में भी आ जाएंगे। तो इतने सारे सेगमेंट उन्होंने खोल रखे हैं और वो अपने आप को इसी तरह से वो एक्सपांड करते ही जा रहे हैं। तो एक कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, ये वो स्लाइड है जो नॉर्मली मैं सारे प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। तो अनफैक्ट आज के ही 3-4 प्रेजेंटेशन में मैं ये दिखा चुका हूँ। तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि पिछले 25 साल में किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया। तो हमने देखा है कि ये 32 का 33 का इसका रेट हुआ करता था, और ये अभी 2100-2200 के आसपास का ये हो गया है। तो उसने 25 साल के अंदर करीब करीब 65 गुना रिटर्न दिए हैं, जो कि एक ठीक ठाक से या अच्छे रिटर्न आप कह सकते हो कि एक अच्छे रिटर्न उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज हमने जो शायद देखे थे, अजंता फार्मा का शेयर देखा था, हमने टोरेंट फार्मा का शेयर देखा था, और हमने डाबर का भी देखा था। इन तीनों का परफॉर्मेंस पिछले 25 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेटर रहा है। अच्छा, जहां तक, और उसका मेन कारण एक्चुअली ये भी रहा, अगर आप देखेंगे ना तो उनको यहाँ पे रिवोल्यूशन नहीं मिला था। अब ये चार्ट अगर ध्यान से देखेंगे, 2008 से लेके 2016 ये जो करीब करीब 9-10 साल का पीरियड रहा है, इसमें शेयर के प्राइस को बिल्कुल भी वैल्यूएशन बढ़ा नहीं था। ये वो टाइम था जब रिलायंस ने टेलीकॉम में एंटर करने की बात की थी और बहुत लंबे लंबे वो इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे थे। तो एक मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, जियो सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, आगे का बिजनेस कैसा रहेगा। यही कारण था कि पिछले 2 साल में ही ये वैल्यूएशन जो है वो बढ़ा है। लेकिन अभी इसमें बढ़ने की काफ़ी सारी गुंजाइश और अभी तो बची ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इंडस्ट्री पी देखिए तो 41 के आसपास का है, लेकिन जबकि इनका पी जो है वो 35-36 के आसपास है। तो इंडस्ट्री पी से ये कम है, और ये कम होने का एक रीज़न भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पी है, ये पेट्रोलियम सेक्टर की बात कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एज सच आज भी जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में गिना जाता है, लेकिन ये प्योर पेट्रोलियम प्लेयर अब नहीं रहा। इसके पास पेट्रोलियम के अलावा रिटेल का बिजनेस भी है, उसके पास टेलीकॉम का भी बिजनेस है। लेकिन अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो अगेन टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलता। अभी भी हम अगर कंपेयर करेंगे तो उनके वैल्यूएशन 10 के आसपास से ही है, तो उनको आजकल ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि इनका पी जो है वो थोड़ा कम है। अभी उनका पी एस 58.2 का रहा है, लेकिन अभी जो नया अगर ईपीएस आज इस बार जो भी इन्होंने डिक्लेयर किया है,
तो एक्सेप्शनल गेन को छोड़ दे तो उनका पी जो है वो थोड़ा कम हुआ है, तो साल का उनका पी अगर बात करेंगे तो शायद वो थोड़ा कम हो सकता है रिलायंस का भी। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके प्राइस की मूवमेंट आने वाले टाइम में कैसे रहेगी। मित्रों यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।